राजभवन देहरादून में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राजभवन में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल की ओर से शपथ दिलवाई गई। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राधा रतूड़ी ने शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा शपथ ग्रहण करने वालों में उत्तराखंड सूचना आयोग के 2 सूचना आयुक्त भी हैं। धामी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर राज्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति के आदेश दिए थे। अब देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से धन्यवाद अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। ऐसे में प्रदेश के 22,000 उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति की ऐतिहासिक घोषणा करने पर सीएम धामी का आभार भी जताया गया। वहीं सीएम ने समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। साथ ही कैबिनेट मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। एक सैनिक के परिवार में एक सैनिक के साथ किस प्रकार उसके जीवन में होता है, कितनी कठिनाइयां होती हैं उनके परिवार में, मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूं और एक फौजी परिवार में पला बड़ा हूं। मैंने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों की समस्याओं को बहुत नजदीक से देखा है और सच कहूं तो कुछ जीवन के कुछ कालखंड सेना के साथ ही बड़ा हुआ। मतलब सेना के साथ पढ़ते हुए लिखते हुए अनुशासन, उनका संस्कार, देश सेवा की भावना, ये सब मैंने बहुत नजदीक से देखी है। इसलिए जब से मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तब से ही हमारी सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा, पहले उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने पर रिलीज किया जाता था। हमने सरकार में आते ही उस प्रोत्साहन राशि को प्रत्येक महीने रिलीज करने का प्रारंभ किया। हमारे इस निर्णय से 25,000 पूर्व सैनिकों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ हुआ। अभी हमारी सरकार द्वारा 10 वर्ष से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5,000 रुपए और 10 साल से अधिक अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 6,000 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में भी दिया जा रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, हमने पहले ही कालखंड में उपनल कर्मचारियों के इन भत्तों में बढ़ोतरी की थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को पहले जो 10 लाख रुपए मिलती थी, उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। वहीं बलिदान होने वाले हमारे सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए हमारी सरकार सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने की अवधि को भी पहले 2 वर्ष तक आवेदन करना था, लेकिन बहुत बार 2 वर्ष में आवेदन नहीं हो पाते थे, उनको इधर उधर भटकना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी 2 दिन पूर्व ही एक सैनिक सम्मेलन में मैंने परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रदेश के शहीदों की स्मृति में राजधानी में हमारे देहरादून में गुनियाल गांव में एक भव्य सैनिक धाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा और लोकार्पण भी जल्दी ही उसका होने वाला है। इसके अलावा विभिन्न युद्धों एवं आंतरिक सुरक्षा कार्यों आदि में शहीद हुए प्रदेश के वीर सैनिकों की वीर नारियों एवं आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से एक मुश्त 10 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान भी अनुमन्य किया गया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए बलिदानियों की वीरांगनाओं
एवं युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को हमारी सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार आज हमारा उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी गई है। इसके साथ ही शहीद सैनिकों की पुत्री एवं सैनिकों के निराश्रित पुत्रियों के विवाह हेतु 1 लाख रुपए तक का अनुदान किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों तथा शहीदों के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम सैनिकों की वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ड्रोन संचालन का विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें भी स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। इसके साथ ही इस वर्ष हम 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क बद्रीनाथ यात्रा भी कराएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाई गई, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात हमारे सैनिकों को स्वतः ही ऐसा एक ऑर्डर हो गया कि सीमा पार से अगर गोली आती है तो उसका जवाब देने के लिए गोले दबाए जाएं, गोले की तरह जो है उनका जवाब दिया जाए। ऐसे अनेक काम सियाचिन ग्लेशियर में या बर्फ की चोटियों पर -डिग्री तापमान में देश की सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को अच्छे उपकरण, अच्छे वस्त्र, अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, तमाम प्रकार की सुविधाएं। अब देहरादून में मुख्य सेवक सदन में उपनल कर्मी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान उपनल कर्मियों ने सीएम धामी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। ऐसे में सीएम धामी ने कहा कि सरकार के 3 साल पूरे होने के दौरान हमने घोषणा की थी जिसके तहत उपनल कर्मियों के लिए ठोस नीति बनाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उस दिशा में सरकार ने काम भी किया है। नियमितीकरण के लिए और सेवाओं के लिए संघर्षरत रहे हैं, उनका बड़ा योगदान है। इसलिए अभी पिछले दिनों 3 साल सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। हम उस दिशा में काम करेंगे। इसी महीने के अंत देहरादून में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान अभियान के संबंध में प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया है। वहीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के निर्माण में अंबेडकर जी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने जाति प्रथा को लेकर एक मजबूत आवाज उठाई थी और आधुनिक भारत की नींव तैयार करने पर उनकी अहम भूमिका रही है। साथ ही कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है जो बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम कर रही है। आज जहां बजट में वृद्धि की जा रही है, वहीं आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। पहले दलित उत्पीड़न कानून जो 1989 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संशोधित करके और सख्त बनाया, जिसपे दलितों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित हुआ। यही नहीं, आज स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, आयुष्मान भारत योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेक योजनाओं में गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों और दलितों को प्राथमिकता देते हुए उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को केंद्र में रखकर प्रदेश के अनुसूचित समाज को
शिक्षित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों को शैक्षिक उत्थान हेतु जहां एक और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनके लिए राज्य में निःशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय और 3 ITI का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस हेतु युवक युवतियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने प्रदेश में अटल आवास योजना को पुनः प्रारंभ करते हुए अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी की है। साथियों, जाति भेदभाव को समाप्त करने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवक या युवती से अंतरजातीय विवाह करने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार की बेटियों के विवाह हेतु भी 50,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने बाबा साहब जिसका प्रावधान संविधान बनाते समय और संविधान के निर्माताओं ने किया था कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, उसकी शुरुआत हमारे राज्य में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समरसता की स्थापना की दिशा में कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि उन्होंने संविधान निर्माता के रूप में समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। साथियों, आज इस कार्यशाला में आगामी सत्रों में आप सभी को अनेक महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। राधा मोहन जी का भी यहाँ पर उद्बोधन मिलेगा। साथ ही सम्मान अभियान से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी पदाधिकारियों से, सभी अपने कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी बाबा साहब के विचारों से प्रेरणा लेकर केंद्र की और राज्य की जो सरकारों के द्वारा शोषित और दलित वंचितों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही आप लोगों से यह भी बात उन तक पहुंचाएं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने किस प्रकार से अनुसूचित वर्ग के साथ, वंचितों के साथ, पिछड़ों और आदिवासियों को केवल और केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए कोई काम देश की आजादी के बाद इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद भी नहीं किया गया। हमारी सरकार बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार समर्पित भाव से निरंतर कार्य करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की स्मृतियों और महान कार्यों को नमन करते हुए संत रैदास जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जन्म जात मत पूछिए, का जात रूपात, रैदास पुत्र सब प्रभु के। इस कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि 20 से 25 अप्रैल तक बीजेपी बाबा साहब की जयंती को मनानी जा रही है। इसी को लेकर देहरादून में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में 20 से 25 अप्रैल तक बाबा साहब के सम्मान में कार्यक्रम किए जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार डॉक्टर भीमराव डॉक्टर साहब के सम्मान समारोह पूरे प्रदेश के अंदर होंगे। उनका बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान को बनाने में रहा है। तमाम प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र
देने का काम बाबा साहब ने किया और बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और लगातार उन सभी सपनों को साकार कर रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों में थे और लगातार देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सामाजिक समरसता की ओर उत्तराखंड में बाबा साहब ने जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता इसका प्रावधान किया था, वो देवभूमि उत्तराखंड में उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये गंगा देवभूमि से निकल रही है। आने वाले समय में पूरे देश को लाभ मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम दावे ने कई पदाधिकारियों को हाल ही में जो दायित्व बांटे उनमें किसी भी कांग्रेसी को जगह नहीं मिली है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो बीजेपी में गए हैं वो वहां जाकर ही सुख भोग रहे हैं। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर कांग्रेस के बागी नेता और बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी से जुड़ रहा है तो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए जाता है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। ये तो देख लीजिए क्या मिल रहा है क्या नहीं मिला। कोई कुछ प्राप्त करने के लिए जो क्या जाता है कहीं, अपनी आत्मसंतुष्टि भी तो होती है। लेकिन आप ये देखिए कि 2016 में जिन 9 लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे, उनमें से तो हर एक मंत्री है, कौन नहीं है। विधायक भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं। कांग्रेस में रह के उनको क्या मिला था? हरीश रावत जी तो उनको मंत्री बनाने को तैयार नहीं थे। बहुगुणा जी के हटने के बाद अगर एक आदमी कोई आदमी एडजस्ट होता तो क्या कांग्रेस टूटती? तो हरीश रावत जी का तो ध्येय ये रहता है कि कांग्रेस कैसे कमजोर हो, वो हर हमेशा कांग्रेस को कमजोर करने में लगे रहते हैं और कोई काम दूसरा उनका नहीं है, क्योंकि उन्होंने तय कर रखा है कि उनके जीते जी दूसरा नेता यहाँ न पनप सकता है न पैदा हो सकता है। और जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देने का काम किया, आप उससे अब वो कुछ भी कहें कोई, अब ये तो दिख रहा है ना। कहा जाता है पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ती है। लोहाघाट नगर की समस्याओं के समाधान के लिए जन आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में आज लोहाघाट संघर्ष समिति के सदस्यों ने नगर के व्यापारियों और आमजन के संपर्क में समर्थन जुटाया है और नगर की समस्याओं को लेकर पैम्पलेट्स भी बांटे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विपिन गोरखा ने बताया है कि लोहाघाट नगर बरसों से पेयजल स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है और साथ साथ बूंद बूंद के पानी के लिए नगर की जनता को तरसना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल रेफर केंद्र बना दिए गए हैं, जिस कारण जनता बाहर के अस्पतालों के धक्के खाने को मजबूर है और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और प्रशासन जनता को आश्वासन देकर सिर्फ ठगने का काम कर रही है। इन सब के बीच तमाम मुद्दों को लेकर लोहाघाट संघर्ष समिति के बैनर तले एक विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक आम बैठक भी की जाएगी, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। नगर में लगातार जो समस्याएं हो रही हैं, चाहे पानी की हो, चाहे भुगतान की हो, चाहे अस्पताल में डॉक्टर की हो, उस समस्याओं को लेकर हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि लोहाघाट के सभी नागरिकों को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया जाए और जो कि पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक होगा। उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, बस लोहाघाट की मूलभूत समस्याओं को हम उसके माध्यम से हल करना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि उसमें सभी वर्गों के लोग, सभी पक्षों के लोग आए। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमारी बात को शासन तक पहुंचा के उसका समाधान करें और जो अन्य लोग हैं वो संघर्ष में हमारा साथ दें, ताकि एक सिस्टमैटिक ढंग से ये पूरा आंदोलन हो सके। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Action 24/7। नमस्कार।